हेलो स्टूडेंट, अ वेरी वेलकम बैक इन योर यूट्यूब चैनल माय फर्स्ट ड्रीम क्लासेस में आप सभी बीएड सेकेंड सेमेस्टर के भावी शिक्षक एवं शिक्षिकाओं का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज हम आपको बीएड सेकेंड सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर कंटेम्पररी इंडिया और एजुकेशन पढ़ाने जा रहे हैं। इसमें आपका है कि पहला यूनिट आपका पूरा हो चुका है। अब इसमें हम आपको देखते हैं सेकेंड यूनिट में आपका क्या क्या है। सेकेंड यूनिट में आपका है इंडियन एजुकेशनल सिस्टम। इंडियन एजुकेशनल सिस्टम में हमें देखना है कि इसमें क्या है कि हमारी भारतीय शिक्षा व्यवस्था कैसी थी। अपनी सुविधा के अनुसार हम इसको दो भागों में बांट लेते हैं। एक है एजुकेशन ड्यूरिंग प्री इंडिपेंडेंट पीरियड, एक है एजुकेशन ड्यूरिंग पोस्ट इंडिपेंडेंट पीरियड। ठीक है, अगर हम इसको देखेंगे तो हमारे टॉपिक में, हमारे सिलेबस में सिर्फ प्री इंडिपेंडेंट पीरियड है कि मतलब प्री इंडिपेंडेंट पीरियड में हमारा एजुकेशन कैसा था। ठीक है, इसी को हम देखते हैं। तो प्री इंडिपेंडेंट पीरियड में अगर हम एजुकेशन को देखें तो इसको हम थ्री पार्ट्स में डिवाइड करते हैं: वैदिक एजुकेशन, बुद्धिस्ट एजुकेशन और इस्लामिका मिडवल एजुकेशन। ठीक है, तो हम एक एक करके तीनों को अच्छे से देखेंगे क्योंकि ये आपकी एग्ज़ाम में 110% लॉन्ग क्वेश्चन एक आना ही आना है। इसको हम नोट्स वाइज अच्छे से देखेंगे कि किस तरह इसको हम नोट्स बना सकते हैं, किस तरह इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए फिर वैदिक शिक्षा क्या होती है। वैदिक शिक्षा अगर हम देखते हैं तो वैदिक शिक्षा का तात्पर्य क्या है? साहित्य से है। क्या है? साहित्य अथवा वेदों से है। वेदों, वेद मतलब जब हम शिक्षा प्रणाली में वेद अथवा पुराणों को रखते हैं, जब हम वेद अथवा पुराणों के द्वारा शिक्षा देते हैं तो उसी को कहा जाता है वैदिक काल की शिक्षा। अर्थात वैदिक काल में शिक्षा से तात्पर्य है विद्या, ज्ञान, बोध और विनय से। अर्थात शिक्षा का अर्थ ज्ञान अथवा विद्या की प्राप्ति करना था। ज्ञान अथवा विद्या की प्राप्ति करने का मतलब यहाँ पे ये है कि वैदिक काल में शिक्षा का सिर्फ मात्र एक ही उद्देश्य था कि मोक्ष की प्राप्ति कैसे, किस तरह से की जाती है। ठीक है, तो मोक्ष की प्राप्ति करने के साथ साथ बच्चे को गृहस्थ जीवन में जाने के लिए भी आधार प्रदान किया जाता था। ठीक है, तो वैदिक शिक्षा से आपने क्या देखा? वैदिक शिक्षा साहित्य से तात्पर्य है वेदों अथवा पुराणों से। अर्थात जो हमें वेद, उपनिषद अथवा पुराण की शिक्षा पढ़ाते हैं उसे हम कहते हैं वैदिक कालीन शिक्षा। इससे बच्चे के विद्या बढ़ता था, ज्ञान बढ़ता था, वो सेंस बढ़ता था और उसके अंदर शालीनता बढ़ती थी। इसी तरह इसमें वैदिक कालीन शिक्षा का अर्थ था ज्ञान की प्राप्ति या विद्या की प्राप्ति करना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि आर के मुखर्जी के अनुसार वैदिक कालीन शिक्षा क्या है। तो वैदिक कालीन शिक्षा आर के मुखर्जी जी ने कहा है कि प्राचीनतम वैदिक काल के जन्म से ही भारतीय साहित्य पूर्ण रूपेण धर्म से प्रभावित दिखता है। ठीक है, आपको जो आपके शिक्षा शास्त्री हैं, जो आपके थिंकर हैं, इनके कोटेशन आपको लिखना कंपलसरी होता है क्योंकि नंबर गेनिंग आपकी यहीं से होती है। ठीक है, तो चलिए हम आगे देखते हैं कि वैदिक युगीन शिक्षा के उद्देश्य क्या थे। ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशनल इन वैदिक पीरियड। अगर हम उद्देश्य देख लेते हैं तो हमें इसके बारे में सारी चीज़ें पता हो जाती हैं। इसका पहला उद्देश्य था कि पवित्रता की भावना का विकास करना। जैसे हमने आपको शुरू में ही बता दिया कि इसका उद्देश्य क्या था कि यह आपको मोक्ष की प्राप्ति दे। मतलब आप घर गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी आपके अंदर पवित्रता रहे, किसी के प्रति द्वेष ना रहे, ईर्ष्या न रहे, किसी के प्रति आपको हिंसा ना रहे। मतलब इन सारी चीज़ों से परे थी। ये क्या था कि बच्चे को ये सिखाया जाता था कि आप तन मन धन से या कर्म से अपने कितना पवित्र हो सकते हैं। तो मतलब डेवलपमेंट ऑफ सेंस ऑफ द प्योरिटी। ठीक है, कि मतलब बच्चे के अंदर कितनी ज़्यादा पवित्रता हो सकती है। पवित्रता सिर्फ आपके नॉर्मल से ये नहीं है कि आपने शादी नहीं किया तो आप पवित्रता आपके मन, वचन, कर्म सारी चीज़ों से पवित्रता होती है। अगला हम देखते हैं चरित्र निर्माण में सहायक। ठीक है, हेल्प इन कैरेक्टर बिल्डिंग। ये क्या करता है कि बच्चे का जब पवित्रता की भावना का विकास होता है, उसके अंदर एक अच्छे सेंस आ जाते हैं, तो वो सारी चीज़ों को समझना लगता है, तो उसका जो चरित्र है वो ऑटोमेटिक ही क्या हो जाता है, महान बन जाता है। तो इस प्रकार की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता था कि बच्चे के चरित्र के निर्माण को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे का चरित्र अच्छा बनाए और उसके चरित्र के निर्माण में सहायता करे। अगला है व्यक्तित्व के विकास में सहायक। देखिए सारी चीज़ें एक ही हैं। पवित्रता का मतलब ये होता है कि आपका चरित्र, व्यक्तित्व, सामाजिक सारी चीज़ें आपकी क्या हो, मेंटेन होनी चाहिए। तो इसी तरह कहा जा रहा है कि बच्चे की जो पर्सनालिटी है, जो व्यक्तित्व है, वो ऑटोमेटिक
डेवलपमेंट होती थी, किससे? गुरुओं के ज्ञान से। अगला है सामाजिक भावना का विकास। इससे क्या होता था कि जब हम इन सारी चीज़ों को, हमारा चरित्र अच्छा तो होता था, हम पवित्रता की भावना रखते थे, हमारा व्यक्तित्व अच्छा होता था, तो हमारे अंदर एक जो सोशल डेवलपमेंट है, सामाजिक भावना है, वो ऑटोमेटिक आ जाती थी कि हम कोई भी कार्य करें समाज के हित में करें। अपने हित के साथ साथ हम समाज का भी क्या देखते थे? हित देखते थे। अगला है मोक्ष प्राप्ति की शिक्षा। इसमें हमने आपको शुरू में ही बताया कि इसमें क्या था, ज्ञान के साथ साथ व्यक्ति को मोक्ष प्राप्ति के लिए भी उत्तेजित किया जाता था। अगला है अच्छे नागरिक बनने की शिक्षा। इसमें बच्चे को एक अच्छा नागरिक बनने की शिक्षा दी जाती थी कि आप कितना बेहतर से बेहतर नागरिक बन सकते हो। इतना सही हुआ? ठीक है। कि मतलब इसमें क्या कहा गया कि इसका मुख्य उद्देश्य ही था कि आप एक अच्छे व्यक्ति बनिए, आपका चरित्र अच्छा हो, आपका सामाजिक स्तर अच्छा हो, आपकी पवित्रता भी हो, और आप अंतोगत्वा आप मोक्ष की प्राप्ति कर लें। ये क्या था? वैदिक युगीन शिक्षा के उद्देश्य हुआ करते थे। अब हम आगे देखते हैं कि वैदिक युगीन शिक्षा व्यवस्था क्या थी। एजुकेशनल सिस्टम ऑफ वैदिक पीरियड। देखते हैं शिक्षा व्यवस्था क्या थी। अगर हम वैदिक युगीन शिक्षा की बात करते हैं, वैदिक युगीन शिक्षा व्यवस्था की बात करते हैं, तो वैदिक वैदिक युग में विभिन्न प्रकार की शिक्षा व्यवस्था थी। जैसे आज हम देखें आधुनिक युग में कि प्राथमिक शिक्षा है, फिर माध्यमिक शिक्षा है, फिर उच्च शिक्षा है। तो इन सारी चीज़ों में अगर हम वैदिक काल में देखें कि शिक्षा हमारी कैसी थी, तो वैदिक युग में हमारी जो प्राथमिक शिक्षा थी, पहले बच्चे को प्राथमिक शिक्षा में प्रवेश कराया जाता था। मतलब जब बच्चा अपना गृहस्थ जीवन त्याग करके, घर छोड़ करके गुरु के पास जाता था, तो उसका क्या था कि प्राथमिक शिक्षा में वो प्रवेश लेता था। ठीक है। प्राथमिक शिक्षा में प्रवेश लेने के लिए क्या कहते हैं, उसे प्राथमिक शिक्षा में जब वो प्रवेश लेता था तो उसे ब्रह्मचर्य क्या कराया जाता था? ब्रह्मचर्य संस्कार कराया जाता था। मतलब वो ब्रह्मचर्य जीवन जब लेता था तो वो संस्कार को वो करता था। बच्चा इस एज में क्या होता था कि 5 साल में, 6 साल में इसमें जाता था प्राथमिक शिक्षा में। अगला है वैदिक युग में उच्च शिक्षा। तो जब वह प्राथमिक शिक्षा में रहता था तो उसका क्या होता था कि पहले जाता था तो उपनयन संस्कार कराया जाता था। कौन सा संस्कार? उपनयन संस्कार। इससे बच्चे को क्या होता था कि ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी जाती थी कि वो ब्रह्मचर्य जीवन कैसे व्यतीत कर सकता है। ठीक है। अब आगे देखते हैं वैदिक युग में उच्च शिक्षा। उच्च शिक्षा लेने से पहले उच्च शिक्षा लेने से पहले जैसे ही उसे उपनयन संस्कार कराया जाता, बच्चा आराम से प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के बाद उच्च शिक्षा में प्रवेश लेने से पहले ही उपनयन संस्कार कराया जाता था। इससे क्या होता था? बच्चे के अंदर वो सारी मैच्योरिटी या वो सारे त्याग आ जाते थे जो उस शिक्षा के लिए सबसे जरूरी है। ठीक है। तो इसमें शिक्षा व्यवस्था आपने क्या देखा? वह प्राथमिक शिक्षा, फिर उच्च शिक्षा। उच्च शिक्षा के बाद बच्चे को गृहस्थ जीवन में जाने के लिए शिक्षा दी जाती थी। उसमें जाने के लिए बच्चे का समावर्तन संस्कार कराया जाता था। समावर्तन संस्कार होता था कि बच्चे को गृहस्थ जीवन में कैसे करना है, नैतिक विचार कैसे होते थे, इन सारी चीज़ों की गुरु के द्वारा शिक्षा दी जाती थी। ठीक है। अब अगला हम देखते हैं स्त्री शिक्षा। इसमें क्या था कि स्त्री शिक्षा आपको पूछता है शॉर्ट में कि स्त्री शिक्षा क्या थी। मतलब वह तीनों में आपको स्त्री शिक्षा पूछेगा। इसमें आपसे पूछ रहा है कि वैदिक काल में स्त्रियों की क्या दशा थी, क्या स्त्रियों को शिक्षा दी जाती थी? तो वैदिक काल में जो स्त्रियों की दशा थी वो अच्छी थी। स्त्रियां क्या करती थी कि पुरुषों के साथ बैठकर अपनी बात रखती थी, शास्त्रार्थ करती थी। मतलब स्त्रियों को वो अधिकार थे कि वो जाके गुरुओं के पास शिक्षा ले सके। अगला है व्यवसायिक शिक्षा। इसमें क्या था कि बच्चे को व्यवसाय से जुड़ने के लिए उसको शिक्षा दी जाती थी कि अगर बच्चा गृहस्थ जीवन में जाना चाहता है तो अपने आगे का जीवन निर्वाह कर सकता है। अगला है सैनिक शिक्षा। सैनिक शिक्षा वही सशस्त्र बल लड़ने के लिए, मतलब अपनी स्वयं की सुरक्षा करने के लिए उसे सैनिक शिक्षा भी दी जाती थी। ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि वैदिक युग में प्राथमिक शिक्षा, क्योंकि ये पूछता है इसलिए इसको अच्छे से लिखवाया गया है, इसको देख लीजिए आप। प्राथमिक शिक्षा में प्रवेश 5 वर्ष की आयु में होता था। इसमें हमने आपको पहले ही बताया था कि बच्चा 5-6 वर्ष का होता था तो प्राथमिक शिक्षा में वो प्रवेश ले लेता था। अगला है जैसे कि हमने आपको बताया कि वैदिक युग में प्राथमिक शिक्षा, इसको पूछता है इसलिए आप इसको अच्छे से लिख लीजिएगा क्या होता है प्राथमिक शिक्षा। ठीक है।
तो वैदिक युग में प्राथमिक शिक्षा को अगर हम लिखते हैं, जिसमें देखते हैं कि प्राथमिक शिक्षा में प्रवेश 5 वर्ष की आयु में होता था। इस शिक्षा की शुरुआत में बच्चे से विद्या आरंभ संस्कार कराया जाता है। विद्या आरंभ का ये ब्रह्मचर्य संस्कार बात एक ही है। और तथा इसमें बालक को वैदिक मंत्रों का उच्चारण करना तथा शब्दों को बोलना सिखाया जाता था। अगर हमें वेदों को पढ़ना है, ग्रंथों को पढ़ना है, पहले हमें उसमें जो जो मंत्र है उसका उच्चारण करना सीखना चाहिए। अगला है वैदिक युग में उच्च शिक्षा। उच्च शिक्षा में प्रवेश से पहले बच्चे का उपनयन संस्कार कराया जाता था तथा यह संस्कार मुख्य रूप से 11 व 12 वर्ष की आयु में गुरुओं द्वारा कराया जाता था। उपनयन संस्कार आपका मस्ट है। आगे हम आपको इसके बारे में पूरा डिटेल्स बताएंगे क्या होता है। आगे हम देखते हैं स्त्री शिक्षा। जैसे हमने देखते हैं आगे कि स्त्री शिक्षा, वैदिक युग में जो स्त्रियों के लिए गुरुकुल की व्यवस्था अलग नहीं की गई थी, वो क्या करती थी कि पुरुषों के साथ जाके बैठ के और उनके साथ शिक्षा ले सकती थी। पुरुषों के साथ शास्त्रार्थ करती थी तथा यज्ञ में भी पूर्ण भाग लेती थी। उस समय की कुछ स्त्रियों के नाम हैं जो महान स्त्रियां थी: अपाला, गार्गी, लोपा, घोषा। इन सारी स्त्रियां थी कि ये पुरुषों के साथ बैठकर बराबर बराबर शास्त्रार्थ करती थी। अगला हम देखते हैं। आगे हम देखते हैं कि वैदिक युगीन शिक्षा का आधुनिक शिक्षा पर क्या प्रभाव था। ठीक है, तो वैदिक युगीन शिक्षा का आधुनिक शिक्षा पर प्रभाव हमेशा पूछता है, जिसको हम देखते हैं। तो वैदिक शिक्षा प्रणाली का आधुनिक शिक्षा पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। आज भी देश में गुरुओं के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती है। वैदिक कालीन शिक्षा इस प्रकार है, मतलब कहा जा रहा है कि वैदिक कालीन, क्योंकि हम देखिए कोई भी चीज़ अगर हम पढ़ते हैं तो हम अपनी पुरानी पद्धतियों के माध्यम से ही पढ़ते हैं। तो हमें देखना है कि आधुनिक शिक्षा पर इसका क्या इफेक्ट देखने को हमें मिलता है। तो आज भी देश में क्या है कि गुरुकुलों के माध्यम से ही शिक्षा प्रदान की जाती है। ठीक है, तो हम देखते हैं क्या क्या प्रभाव है आगे हेडिंग वाइज। आधुनिक शिक्षा पर क्या क्या प्रभाव है। जैसे इसमें पहला आपने देखा कि आदर्शवादिता। आदर्शवादिता क्या थी? बच्चों को आदर्श बनने के लिए समाज में उनको कैसे आदर्शों का पालन करना है, इसलिए उनको शिक्षा दी जाती थी। दूसरा है अनुशासन। उनको एक अनुशासन में जैसे पहले रहते थे, आज भी क्या है, बच्चों को विद्यालय में अनुशासित रखा जाता है। अनुशासन सबसे बड़ा नियम माना जाता है कि अगर आप अनुशासित हो तो आप अपने जीवन का निर्वाह बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकते हो। अगला है लैंगिक समानता। हम लैंगिक समानता पहले भी बात की गई थी वैदिक काल में। जैसे हमने आपको बताया कि स्त्रियों की दशा अच्छी थी, स्त्रियों की शिक्षा अच्छी थी, इसी तरह आज भी लैंगिक समानता क्या है, आज भी हमें अपने समाज में देखने को मिलता है। विभिन्न स्तर पर शिक्षा, जैसे हमने आपको बताया था, जिस तरह आज प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च और हाई लेवल पे शिक्षा आपको दी जाती है, उसी तरह पहले भी शिक्षा स्तर पे दी जाती थी। व्यवसायिक शिक्षा, बात सेम ही है कि व्यवसाय के लिए आज भी दिया जाता है, पहले भी दिया जाता था। शिक्षा में राज्य और समाज की भागीदारी, जैसे आज हमारे शिक्षा में राज्य और समाज बराबर की भागीदारी रखते हैं, उसी तरह पहले भी भागीदारी रखा जाए, क्योंकि पहले का ही हमने आज नकल करके आज उस चीज़ को हमने आज तक बनाए रखा है। ये सारे आपके पॉइंट्स हैं, इसको देख लीजिए। आधुनिक शिक्षा पर प्रभाव, अगर आप ये हेडिंग डाल के लिख देते हो तो आपको पूरे पूरे मार्क्स मिलने के चांस होते हैं। अब हमें देखते हैं कि शिक्षा का हम मूल्यांकन करते हैं वैदिक शिक्षा का। तो मूल्यांकन में हम इसके गुण और दोष दोनों चीज़ों को देखते हैं। तो वैदिक शिक्षा के मूल्यांकन करें, उसके गुण देखें। तो वैदिक शिक्षा के गुण क्या थे? वैदिक शिक्षा में गुण था कि शिक्षा क्या थी, निःशुल्क थी। मतलब उसमें पहले क्या था कि फीस नहीं लगता था, बच्चे आराम से जाते थे, गुरु संरक्षण में रहते थे, भिक्षा मांगते थे और वहीं पे अपना जीवन निर्वाह करते थे, गुरु उनको पढ़ाते थे। अगला है शिक्षा के अर्थपूर्ण उद्देश्य। मतलब अगर कोई शिक्षा लेने जा रहा है तो मोक्ष प्राप्ति के लिए या किसी भी चीज़ के लिए कुछ न कुछ उसका उद्देश्य हुआ करता था। मतलब उसका क्या था, एमलेस नहीं होता था, कुछ न कुछ उसका उद्देश्य होता था। अगला है अनुशासन। अनुशासन आपको पहले ही बताया गया, आज हो या कल हो, किसी भी शिक्षा व्यवस्था में अनुशासन का सबसे बड़ा रोल होता है। अगला है शिक्षण विधियों का प्रयोग। हम शिक्षा पहले क्या थी कि जिस हिसाब से बालक होता था उसी हिसाब से अनेक प्रकार की शिक्षण विधियों का प्रयोग भी किया जाता था। जैसे आज भी आप देखते हो कि शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है। अगला है गुणवत्तापूर्ण पाठ्यचर्या। पाठ्यचर्या, जैसे आपने देखा कि पहले की पाठ्यचर्या जो थी वो बच्चों के हिसाब से बनाई जाती थी, तो उसमें क्वालिटी होती थी। अगर बच्चे पढ़ लेते थे तो उनको आगे कोई भी परेशानी नहीं होती थी। जिससे पाठ्यचर्या कैसी थी, क्वालिटी वाली थी। अगला है डीमेरिट। देखते हैं, दोष भी हैं इसके।
अगर हम इसके दोष देखते हैं तो शिक्षा का धर्म प्रधान होना। पहले क्या था कि जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, शिक्षा को धर्म के आधार पर बांटा गया था। ठीक है, मतलब बच्चे क्या थे कि अगर जिस धर्म की प्रधानता थी, जिस हिसाब से बच्चे हुआ करते थे, उसी हिसाब से शिक्षा दी जाती थी। ब्राह्मणों को अलग शिक्षा, क्षत्रिय को अलग, वैश्य को अलग, शूद्र को अलग, मतलब जाति भी था, धर्म भी था। तो ये चीज़ शिक्षा में होना गलत बात है। तो यही चीज़ डिमेरिट है इसकी। और रटने पर बल दिया जाता था। बच्चों को क्या कहा जाता था कि जो चीज़ हम पढ़ा रहे हैं आप उसको रटिए। जन शिक्षा की अवहेलना। जन शिक्षा मतलब ये क्या है कि शिक्षा को कहा जाता था यह लोगों की शिक्षा है, इसमें जाति धर्म नहीं होना चाहिए, लेकिन इसमें क्या था कि यह लोगों की शिक्षा होने के साथ साथ धर्म और जाति प्रधान शिक्षा थी। शिक्षण संस्थानों की कमी, इसमें बहुत शिक्षण संस्थान नहीं होते थे। गुरु जहाँ होते थे वहीं बैठा के बच्चों को शिक्षा देने लगते थे। तो ये इसके कुछ डिमेरिट थे। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। आगे हम देखें कि अगर हमें एग्ज़ाम में इसको लिखना है तो किस तरह लिखना है। तो आपने अभी देखा कि ये सारे डिटेल्स में थे। अगर आपको इस तरह भी लिखना है तो आपको दो दो विधियां बताई गई हैं। आपको अगर ऐसे अच्छा लगे तो आप ऐसे भी इसको दर्शा सकते हो, दिखा सकते हो। इसमें आपको टाइम कम लगेगा और आपको लिखने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। और देखने में आपको एक फैक्ट तरीका भी मिलता है और देखने में भी आपको थोड़ा अच्छा लगता है। तो आप इसको देख लीजिए, वैदिक काल में शिक्षा व्यवस्था कैसी थी। तो वैदिक काल में जो शिक्षा व्यवस्था थी वो 2500 से 500 ईसा पूर्व में थी। इसको दो कालों में बांटा गया, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। इसमें क्या थे कि पहला अगर हम गुरु शिष्य का संबंध देते, जिस हिसाब से पिता पुत्र का संबंध होता है आज के युग में, जैसे एक पिता अपने पुत्र की भांति, पुत्र जैसा रहता है और पुत्र अपने पिता के साथ रहता है, उसी तरह पहले गुरु और शिष्य रहते थे। ये बहुत बड़ा कारण बन जाता है कि ये सारे युगों में नहीं होता कि गुरु और शिष्य पिता पुत्र की तरह रहते हों। अगला है, इसमें हम देखते हैं पाठ्यक्रम क्या था। पाठ्यक्रम दो प्रकार से था, परा और अपरा। ठीक है, तो दूसरा क्या है, संस्कार क्या था। संस्कार था उपनयन और समावर्तन। अगला है शिक्षण विधियाँ, याद करना, वाद विवाद, मौखिक, बहुत सी विधियाँ हैं लेकिन मुख्य रूप से हम इन्हीं विधियों को देखने की कोशिश करते हैं। अगला है प्रशासन, वित्त व्यवस्था कैसी थी उस समय। जैसे आते थे तो बड़े बड़े राजा महाराजा दान कैसे करते थे। तो आय, जिसके पास आय इनकम था तो वो दान चढ़ावा करता था। जो सिर्फ धनवान था, थोड़ा खाने पीने के लिए ठीक था, वो दान करते थे। अगला है शिक्षा का उद्देश्य क्या था। नैतिक शिक्षा, संस्कृति की सुरक्षा बनाए रखना, चरित्र का निर्माण, ज्ञान प्राप्त करना, ये सारे शिक्षा के उद्देश्य थे। तो इस तरह अगर आप दर्शा देते हो तो आपके पूरे पूरे मार्क्स मिलते हैं और थोड़ा आपको भी टाइम की बचत होती है और आसानी होता है। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं। आपको शॉर्ट में पूछता है कि उपनयन संस्कार क्या होता है। तो हम उपनयन संस्कार के बारे में देखते हैं। उपनयन संस्कार क्या होता है। उपनयन संस्कार है कि प्रवेश के समय छात्रों का उपनयन संस्कार होता था। उपनयन संस्कार का अर्थ था पास ले जाना। पास ले जाना का मतलब गुरु के पास ले जाना। किसके पास लेना, गुरु के पास ले जाना। मतलब गृहस्थ जीवन छोड़ के गुरु के पास बच्चा क्या करता था, शिक्षा लेने के लिए जाता, अर्थात शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरु के पास ही जाना। इसका मतलब ही था, उपनयन का मतलब ही था कि अगर बच्चे को शिक्षा प्राप्त करना है तो उसको गुरु के पास जाना ही जाना हो। इस संस्कार के समय छात्र की आयु 8 वर्ष की होती थी, क्योंकि इसमें जाति धर्म प्रधानता थी। अलग अलग जाति के बच्चों को अलग अलग आयु होती थी, मुख्यतः 8 ही मानी गई है। इस संस्कार के बाद बालक का उच्च शिक्षा में प्राप्त प्रवेश लेता था या उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकता था। अगला हम संस्कार देखते हैं, समावर्तन संस्कार क्या है। समावर्तन संस्कार वह है गृहस्थ जीवन, मतलब उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद बच्चा जब गृहस्थ जीवन में जाने लगता था, अपने घर लौटने लगता था, तब उसे समावर्तन संस्कार करा के उसके घर पे रिटर्न करते थे। देखिए, शिक्षा समाप्त होने पर समावर्तन संस्कार होता था। समावर्तन का अर्थ है घर लौटना, अर्थात शिक्षा समाप्त करके घर लौटना। छात्र ब्रह्मचारी वस्त्र उतार कर गृहस्थ वस्त्र पहनते थे। छात्र को गृहस्थ जीवन के नियम, समाज सेवा, राष्ट्र सेवा का उपदेश दिया जाता था। अगला है, अब देखते हैं परा और अपरा, दो आपके पाठ्यक्रम थे। तो परा का मतलब क्या होता है। परा का मतलब है आध्यात्मिक या अलौकिक। आध्यात्मिक का मतलब ऐसी शिक्षा जो हमें भगवान से जोड़ती है, जो हमें अध्यात्म से जोड़ती है, अर्थात हम ऐसी शिक्षा जिससे हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं अलौकिक, आध्यात्मिक। वैसी को उसमें वैदिक काल में परा कहा गया। परा विद्या के अंतर्गत वेद, पुराण, दर्शन और उपनिषद आदि को रखा जाता है। इसको आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है, हमेशा ये चीज़ें आपको कंफ्यूज करती हैं। अगला हम देखते हैं अपरा।
परा और अपरा दो थे। अपरा का मतलब क्या होता है? भौतिक जीवन, लौकिक जीवन, जो जो जीवन हम लोग जी रहे हैं, ये है आपका अपरा। अपरा विद्या के अंतर्गत इतिहास, तर्कशास्त्र, भौतिक शास्त्र आदि विषयों को शामिल किया जाता था। मतलब जितने भी उस समय विषय थे या आज विषय हैं, उसको हम भौतिक या लौकिक जीवन में रखते थे। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। यही तैयारी थी, 2-4 दिन आपको डिस्टर्ब हो गया है, इसके लिए चलिए कोई बात नहीं, परिस्थितियां हैं, आती जाती रहती हैं। बाकी कोशिश करेंगे कि आपका कंटिन्यू ही हो। बाकी आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।